दोस्तों नमस्ते। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और उम्मीद है मुझे आप अच्छा पढ़ रहे हैं। और आज चुनाव भी हो गए हैं और अब मुझे लगता है कि आपको व्यवस्थित तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद वैसे भी भर्तियों का दौर शुरू होगा और आप आराम से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास का गुहिल वंश हम पढ़ रहे थे और गुहिल वंश में अभी तक मैंने 3 क्लास करवा दी थी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रतन सिंह जब समाप्त होता है तो रतन सिंह के साथ ही मेवाड़ की जो रावल शाखा थी, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको डिस्कशन भी करवाया था कि रण सिंह या फिर कर्ण सिंह, एक ही नाम याद रखना, या तो रण सिंह याद रखना या कर्ण सिंह याद रखना, ठीक है। रण सिंह कर्ण सिंह के काल में हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ 2 शाखाओं में बंट गया था। याद रखना, प्रश्न आपको कभी पूछ ले कि मेवाड़ 2 शाखाओं में कब बटा था, तो मेवाड़ 2 शाखाओं में बटा था। तो 2 शाखाओं में बटा था रण सिंह के काल में। रण सिंह के काल में उसके 2 पुत्र थे, एक सेम सिंह था और एक राहब था। आपको ये चीजें मैंने डिस्कशन करके बता दी थी। सेम सिंह के जो शाखा थी वो रावल शाखा थी और राहब की जो शाखा थी राणा शाखा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सिसोदिया शाखा, या फिर कह सकते हैं सिसोदिया शाखा। रतन सिंह के बारे में मैंने बता दिया था कि यह रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है। अब रतन सिंह के बाद कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का वो आक्रमण था, वो वहां कब्जा हो गया था। और कब्जा होने के बाद हमने पढ़ा था कि मालदेव को वो अधिकार दे दिया चित्तौड़ का। परंतु मालदेव की मृत्यु के बाद शासक बनता है मालदेव की आगे प्रश्न आएगा तो वहां मैं आपको क्लियर करूंगा। यहाँ आपको इतना जानना है कि ये जो राणा शाखा है इसकी शुरुआत राहब नामक व्यक्ति से होती है और इसी राहब का एक वंशज होता है लक्ष्मण सिंह। इसी राहब का एक वंशज होता है लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह के बारे में मैंने आपको बहुत उपयोगी चीज बताई थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ ना, उस प्रारंभिक आक्रमण में लक्ष्मण सिंह ने सामना किया था और ये वीर गति को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उसी के वंशज लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र था, इसके 7 पुत्र थे, ठीक है ना। 7 पुत्र उस युद्ध में वो मारे गए थे जो चित्तौड़ के आक्रमण के समय हुआ था, ठीक है। अब लक्ष्मण सिंह का पुत्र था अरि सिंह, ठीक है। अरि सिंह अरि सिंह अरि सिंह का पुत्र का नाम था हमीर, ठीक है ना। तो हमीर के पिता का नाम अरि सिंह, दादा का नाम लक्ष्मण सिंह, ये याद रखना। और यहां से शुरू होती है सिसोदिया शाखा, ठीक है ना। पूछ ले राणा शाखा का संस्थापक कौन था, याद रखना। आप कभी भी प्रश्न गलत मत करना या बहुत सारे डाउट होंगे, ध्यान रखना। तो राणा शाखा का संस्थापक याद रखना राहब था। राणा शाखा का संस्थापक, सिसोदिया शाखा का संस्थापक भी यही था। परंतु याद रखना सिसोदिया की साम्राज्य संस्थापक कौन था, विस्तार करने वाला कौन था, वो प्रथम शासक कोई पूछ ले तो वो हमीर, याद रखना। तो ये 2 चीजें आप यहाँ आराम से क्लियर कर ले, ठीक है। संस्थापक राहब और साम्राज्यवादी संस्थापक कौन था, हमीर को माना, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि यहाँ आपकी कहानी समझ में आ गई होगी रावल शाखा और राणा शाखा के बारे में, ठीक है। आज का पहला प्रश्न देखना, हमीर के बारे में ही है। अभी हम हमीर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। वैसे भी देखो, राणा हमीर के बारे में कौन सा कथन सही, ठीक है ना। अब जैसे ही हमीर शासक बनता है, हमीर शासक बनने के बाद सबसे बड़ी इसके सामने चुनौती होती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासक था वो समाप्त हो गया था और शासक बनता है लगभग यहाँ शासक हमारे आता है। इसके साथ प्रश्न आगे आएगा तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। तो हमीर की जो प्रारंभिक जानकारी है, पिता के बारे में मैंने बता दिया है कि हमीर के पिता का नाम था अरि सिंह, ठीक है। अरि सिंह इसके पिता थे। कुछ बेसिक जानकारी है, ये मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक था। ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन है, याद रखना। हमीर सिसोदिया शाखा का संस्थापक नहीं था, याद रखना, ये चीज बहुत उपयोगी चीज है। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक माना जाएगा वो हमीर को माना जाए, ठीक है।
इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि चित्तौड़ को वापस जीतने वाला कौन था? हमीर ही था। 1326 की बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करके मालदेव के पुत्र थे बनवीर, ये प्रश्न आगे आएगा, बनवीर और नाम भी मिलता है जयसिंह, ठीक है ना। मालदेव की जब मृत्यु होती है तो बनवीर और जयसिंह थे, फिर इन दोनों को पराजित करके चित्तौड़ को प्राप्त करता है, इसलिए मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ठीक है। कुंभलगढ़ शिलालेख में इसको विषम घाटी पचानन कहा गया है। ये बहुत उपयोगी इसकी उपाधि है, हर बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है, तो याद रखना विषम घाटी पचानन उपाधि किसकी है? हमीर की है। इससे बड़ी चीज एक और है कि इस उपाधि का उल्लेख कौन सा स्रोत करता है? तो वो कुंभलगढ़ शिलालेख। ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन है। विषम घाटी पचानन पूछ भी लिया है तो कुंभलगढ़ शिलालेख पूछ भी ले तो आपको दिमाग में ये चीज जरूर रखनी, ठीक है। रसिक प्रिय ग्रंथ में अमीर को वीर राजा कहा गया है, ठीक है ना। ये रसिक प्रिय ग्रंथ लिखा किसने था? कुंभा ने लिखा था, याद रखना है ना। कुंभा ने लिखा था रसिक प्रिय नामक ग्रंथ, और इस ग्रंथ में हमीर को कहा गया है वीर राजा। तो ये उपाधि भी बहुत उपयोगी उपाधि है। ये उपाधि तो पूछ ली है, तो ये उपाधि पूछ सकता है, तो किस उल्लेख करता है? वो रसिक प्रिय नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख करता है, ठीक है। तो ये हमीर के बारे में बेसिक जानकारी है, और ये लाइन आप कभी गलत मत करना, कभी परीक्षा में पूछ ले। सिसोदिया वंश का संस्थापक पूछ ले तो याद रखना रहाब था। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक पूछ ले तो हमीर था, ठीक है। मेवाड़ का उद्धारक भी इसको कहते हैं, विषम घाटी पचानन भी इसको कहते हैं, इसको वीर राजा भी कहते हैं। और ये दो चीजें आप बहुत उपयोगी चीजें हैं, ये चीजें आप याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नोट्स अलग से आप नोट्स बना रहे हो तो वहां आप आराम से चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अमीर के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, और ये चारों ही कथन, ठीक है, ये चारों ही कथन इसके बारे में सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अमीर के बारे में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट, अगर आपको कोई प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और एक प्रश्न मुझे लगता है कि कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक प्रश्न यहाँ से तय है बनना, याद रखना। राणा हमीर और इल्तुतमिश के मध्य, राणा हमीर और इल्तुतमिश के मध्य कौन सा कथन सही, ठीक है। राणा हमीर और इल्तुतमिश के मध्य कौन सा कथन इसका सही, ठीक है। तो इसके बारे में आप एक दो चीज जानो कि 1326 में अमीर ने जय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ये बात अपन को जाननी है। इल्तुतमिश नहीं था शायद, इल्तुतमिश ही होगा ना, हाँ इल्तुतमिश नहीं था, है ना। मैंने कहा इल्तुतमिश तो पहले ही आ गया, ये तो गुलाम वंश का था, ये आप दिमाग रखना, ये गुलाम वंश का था, इल्तुतमिश नहीं था। यहाँ था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना, ठीक है। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में संघर्ष में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा, याद रखना। ये टॉपिक अमीर के बारे में, ये टॉपिक बहुत उपयोगी टॉपिक है, इसी के कारण ये मेवाड़ का उद्धारक कहलाता है, इसी के कारण इसका विषम घाटी पचानन कहा गया है। तो वो चीजें आपको यहाँ क्लियर करनी, ठीक है। 3-4 कथन मैंने डाले हैं। पहला सबसे बेस्ट प्रश्न यही बनता है कि अमीर ने चित्तौड़ को वापस कब जीता था? अमीर ने चित्तौड़ को वापस कब जीता? तो 1326 में जीता, याद रखना। और किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जीता था। क्योंकि देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, वहां पर कब्जा किया, तो सबसे पहले नियुक्त किया था खिरिज खां को, ठीक है। खिरिज खां को नियुक्त किया। खिरिज खां जब मर गया था तो मालदेव को नियुक्त किया। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। जब मालदेव की मृत्यु हो गई तो उसके एक पुत्र था बनवीर, बनवीर भी नाम मिलता है और जय सिंह भी नाम, ठीक है। अब इस समय चित्तौड़ पर ये अधिकार कर रहे थे, ये यहाँ पर नियुक्त थे। तो अमीर ने जय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया,
तो बनवीर और जय सिंह को पराजित करके 1326 में वापस चित्तौड़ को प्राप्त करता है और कहते हैं कि ये संसदीय साम्राज्य का संस्थापक माना। तो ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन है, वापस प्राप्त करता है 1326 में। ठीक है, 1336 में सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करता है। स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये नोट कर लो, स्टार लगा के अपनी ये कॉपी में नोट कर लेना। आप नोट्स बना रहे हो तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट लाइन है, हमीर के बारे में कोई प्रश्न बनता है तो। ठीक है, डेट याद रखना 1336 है और सिंगोली का युद्ध है, मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करता है। ठीक है, इस युद्ध में हमीर ने अपना प्रशासनिक केंद्र खेरवाड़ा को बनाया था। ये इतना उपयोगी नहीं है, परंतु जब हम दिल्ली सल्तनत और हमीर के मेवाड़ के बारे में संबंध मुक्त पढ़ते हैं तो यहाँ हमें कंप्लीट चीजें पढ़नी होती है और हमीर से तो हर बार एक प्रश्न बनता ही, चाहे उपाधि का बनो, चाहे इसके जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो संघर्ष है इसके काल में बनता है। ठीक है, बाद में हमीर इल्तुतमिश से पराजित हुआ, इल्तुतमिश नहीं, याद रखना या मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से पराजित हुआ और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये कथन सही नहीं है, ये मोहम्मद बिन तुगलक से कभी पराजित नहीं हुआ था। तो आपको दिमाग में, और ये दो लाइन तो आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये चीजें नोट कर लेना कि 1326 को हमीर ने चित्तौड़ को वापस प्राप्त किया था और 1336 ईस्वी में सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करता है। ठीक है, तो ये हमीर के बारे में प्रारंभिक जानकारी, बहुत उपयोगी जानकारी। ठीक है, स्टार लगा के अपने दो लाइनें तो आप कंप्लीट याद ही कर लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है ना। अगला प्रश्न देखो। अब देखना, एक और कथन है, इस विद्वान ने हमीर को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है। इस विद्वान ने अपने समय का प्रबल हिंदू राजा किस व्यक्ति मानता है? तो ये छोटा सा कथन आता है, कर्नल जेम्स टोड कहता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ये कथन कहता है कि हमीर अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना। ठीक है, तो छोटा सा कोटेशन कहीं पूछ भी ले तो आपको जरूर ये दिमाग में याद रखना है, ये कथन इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, ज्यादा कोई इतना कठिन भी नहीं, याद आराम से आप कर सकते हो। ये देखो, ये है प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको जब परिस्थितियां पढ़ाई थी, परिस्थितियों में मैंने कुंभलगढ़ और रणकपुर परिस्थिति, मैंने आपको दो परिस्थितियां बहुत शानदार पढ़ाई थी। तो एक तो हमने याद कर लिया कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है विषम घाटी पचानन की उपाधि। ठीक है ना, वही चीज मैंने अभी आपको बताई है कि किस प्रशस्ति से पता चलता है कि मालदेव के पुत्र बनवीर या जय सिंह को मारकर चित्तौड़ पर हमीर ने अधिकार किया था। ये लाइन कौन सी प्रशस्ति में अंकित है? ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न मैंने जानबूझकर बनाया है क्योंकि 2 या 3 चीजें आपके क्लियर हो रही है। ठीक है, डेट याद रखना 1326 मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मालदेव के पुत्र बनवीर को पराजित करके चित्तौड़ वापस प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो ये उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? तो वो है रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति, जो बप्पा रावल और काल भोज को एक ही व्यक्ति मानती है। ये चीजें भी मैंने आपको करवाई थी। ठीक है ना, अलग अलग व्यक्ति मानती है, तो ये चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। तो ये लाइन आप जरूर याद रखना। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न हमीर के बारे में। हमीर के बारे में एक आध और प्रश्न देखो, ये हमीर के बारे में नहीं है। ये प्रश्न देखो, मेवाड़ के किस शासक ने मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर तुम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मेवाड़ और बूंदी के हाड़ा शासकों के मध्य संघर्ष चलता रहेगा। फिर मालवा गुजरात कहेंगे कि 1433 के लगभग आसपास जो आक्रमण करता है बहादुर शाह, उसका नाम तो अभी आ जाएगा शायद,
वो आक्रमण करता है। तो ये मालवा गुजरात वाला और मेवाड़ वाला संघर्ष हमेशा ही चलता रहता है। राणा कुंभा, राणा सांगा के काल तक ये चीजें चलती रहेगी। तो वो जड़ है वो प्रारंभ युद्ध कहां से हुआ है, तो मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत कहां से होती है। तो ये प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न हो जाता है कि मालवा के दिलावर खां को पराजित कर मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत करता है, तो वो राणा सेतर सिंह है। ठीक है ना। राणा सेतर सिंह के काल की एक ही घटना महत्वपूर्ण है, अमीर के बाद में ये शासक बनता है, याद रखना। अमीर के बाद ये शासक बनता है, राणा सेतर सिंह शासक बनता है। और सेतर सिंह के काल की सबसे प्रमुख घटना कोई प्रश्न पूछ ले तो मालवा और मेवाड़ के संघर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है। पराजित किसको किया था? दिलावर खां को पराजित किया था। तो ये प्रश्न भी बहुत उपयोगी प्रश्न हो जाता है, क्योंकि यहां से मालवा मेवाड़ का संघर्ष शुरू होता है। कुंभा सारंगपुर युद्ध, फिर राणा सांगा के काल तक ये युद्ध चलता रहता है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ से ये याद करनी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे सारी चीजें हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अब देखना। सेतर सिंह के काल की एक ही घटना थी। वो सेतर सिंह के शासक बनता है बाद में। महाराणा लाखा के बारे में कौन सा प्रश्न सही है? लाखा भी मिलता है, लक्ष्य सिंह भी इसका नाम, लक्ष्य सिंह भी कह सकते हो, राणा लाखा भी इसको कह सकते हो। ठीक है। राणा लाखा के काल में आप बहुत सारी बेसिक जानकारियां याद है कि राणा लाखा के काल में जवर की जो सोने की खान थी, चांदी की खान थी, वहां से वो खान प्राप्त होती है। उसके बाद में इसका साम्राज्य विस्तार होता है। तो बेसिक जानकारी आपको लगभग पता है। ठीक है। मैं वही चीजें ऐड कर रहा हूँ जो एक कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। और बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है ना। जैसे हंसाबाई वाली कहानी है, नारियल वाली कहानी है, तो वो यहाँ से ही लगभग जुड़ी हुई है। ठीक है। देखना, इसने गयासुद्दीन द्वितीय को बदनौर के समीप पराजित किया था। ये इसकी एक प्रारंभिक विजय है, आप याद कर सकते हो। इसके दरबार में धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट नामक विद्वान थे। स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये नोट कर लेना। ये राणा लाखा की मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जोटिंग भट्ट का प्रश्न बन सकता, अच्छा प्रश्न बनता है। तो धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट नामक विद्वान, ये संस्कृत के विद्वान, ये संस्कृत के विद्वान थे। और इन विद्वानों की चर्चाएं बहुत होती रहती है। तो ये दो विद्वान आपको राणा लाखा के काल में जरूर याद करना है। ठीक है। 1396 में जफर खान ने मांडलगढ़ आक्रमण को विफल किया था। यह भी बेसिक जानकारी है। इसके काल में जावर की चांदी की खान निकलती है, ये भी इसके बारे में बेसिस है। इसके काल में पिछोला झील का निर्माण चित्रमल नामक बंजारे ने किया था। आप याद रखना, ये युक्ति जरूर याद रखना, किताबों में सिर्फ इतना ही मिलता है कि राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण किया था। तो वो बंजारा कौन था कि गाइडों में आपको नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना है चित्रमल वैसा। ये चित्रमल ये बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो इसके बारे में एक तो याद ये रखना है, सबसे बेस्ट कोई लाइन है राणा लाखा की तो ये है, धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट के बारे में दो चीजें आपको याद रखनी। ठीक है। तो राणा लाखा की ये प्रारंभिक जानकारी है। आगे 2-3 प्रश्न मैंने ऐड किए हैं, आप आराम से इसको देख लेना। हाँ, ये सबसे अच्छा प्रश्न। ये बूंदी के इस शासक के समय लाखा ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक बूंदी के किले को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा। अभी हमने एक शासक का नाम पढ़ा था सेतर सिंह। ठीक है। सेतर सिंह शासक का नाम पढ़ा था। सेतर सिंह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मैंने अभी आपको बता दी थी। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि सेतर सिंह के काल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है। अब सेतर सिंह का होता क्या है कि सेतर सिंह की हत्या करता है बूंदी का हाड़ा। बूंदी का हाड़ा शासक। ठीक है। बूंदी का हाड़ा शासक, उस शासक का नाम था हाँ लाल सिंह हाड़ा। ठीक है।
लाल सिंह हाड़ा। अब क्या करता है कि सेतर सिंह क्या करता है कि ये लाल सिंह हाड़ा से युद्ध लड़ता है और युद्ध में ये लाल सिंह सेतर सिंह को पराजित कर देता है और इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, ये कहानी थोड़ी आप समझना, इसकी हत्या कर देता है। तो सेतर सिंह किसके पिता है, राणा लाखा के पिता है। ठीक है, अब अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राणा लाखा ने आक्रमण किया था तारागढ़ दुर्ग पर। तारागढ़ दुर्ग पर करता है आक्रमण। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है परंतु वो जीत नहीं पाता है, इसीलिए वो एक प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं उस किले को नहीं जीत लूंगा, अन्न और जल में ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये कहानी, ये कथन किसके काल में कहा गया है, तो एक तो याद रखना बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है, और वो बूंदी का शासक कौन था याद रखना, वो हमीर सिंह हाड़ा था। स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये राणा लाखा के बारे में एक चीज आप जरूर दिमाग में रखना। परंतु ये जब प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी ना, ये जब प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, शायद यही था, ठीक है, ये प्रतिज्ञा जब पूरी नहीं हुई ना, तो इसके जो सरदार थे, सरदारों ने कहा कि एक मिट्टी का किला बनाते हैं, उस मिट्टी के किले को आप जीत लो और आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो ऐसी वो छोटी सी कहानी बनाते हैं, मिट्टी का किला बनाते हैं और उसको राणा लाखा जीत लेता, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेता। ऐसी जानकारी हमको वहां मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। लाल सिंह इसकी हत्या करता है सेतर सिंह की, और इस हत्या के पिता का बदला किससे लेता है, हमीर सिंह हाड़ा से लेता है, और इसी के काल में ये कथन कहा गया। ठीक है, तो आपको ये याद जरूर रखना है कि किसके काल में कहा गया और किस किले के काल में कहा गया। ठीक है, अब ये देखो, मारवाड़ का वह शासक जिसकी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ और उसकी संतान मोकल मेवाड़ का राणा बना था। ठीक है ना, तो ये हंसाबाई वाली कहानी आपको भी पता ही है, इसको कहते हैं कि नारियल प्रकरण भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। अब होता क्या है कि मारवाड़ का शासक होता है राव चूड़ा। ठीक है ना, ये राव चूड़ा मारवाड़ का शासक होता है, और राव चूड़ा का एक पुत्र होता है, याद रखना, राव चूड़ा का पुत्र होता है रणमल। ये वैसे कहानी आपको पता ही है कि रणमल कहते हैं कि जो राणा लाखा है, ठीक है ना, ठीक है, मारवाड़ वैसा जिसने हंसाबाई की राणा लाखा का उसकी, ठीक है। अब राणा लाखा होता है, राणा लाखा का पुत्र था कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा। ठीक है ना, याद रखना, ये राणा लाखा का पुत्र था कुंवर चूड़ा। ठीक है ना, अब जो रणमल था ना, रणमल की बहन थी, याद रखना, राव चूड़ा की थी पुत्री, याद रखना, ये पुत्री थी। प्रश्न पूछा है बहन का और पुत्र का पूछ लेना, तो आप जरूर दिमाग रखना, पिता का नाम था राव चूड़ा और बहन किसकी थी, वो रणमल की बहन। अब रणमल क्या करता है, रणमल अपनी बहन का रिश्ता लेके आता है राव चूड़ा, कंवर चूड़ा के। ठीक है, परंतु दरबार लगता है, दरबार में राणा लाखा व्यंग्य करता है कि बूढ़ों के कौन नारियल लेके आए, ऐसी कुछ कहानी है। और फिर कहते हैं कि रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का राणा लाखा से विवाह किया था, और विवाह के एक शर्त रखी थी कि इस रानी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा, और वो पुत्र उत्पन्न होता है मोकल, और मोकल मेवाड़ का शासक बनता है। राव चूड़ा को मेवाड़ का विषम पिता भी महा भी कहा जाता है। तो वो कहानी आपको वैसे भी पता है, आपको कंटेंट के रूप में इतना याद रखना है कि रणमल की बहन थी और राव चूड़ा की पुत्री थी, और विवाह का प्रस्ताव किसके लिए लेके आए थे, कुंवर चूड़ा के लिए लेके आए थे, परंतु विवाह राणा लाखा से हुआ था और समझौता हुआ था कि ये मेवाड़ का राजा बनेगा, इसका पुत्र, तो पुत्र वो होता है मोकल। ठीक है, यहां तक आपको इतनी कहानी समझनी। अगला प्रश्न देखो, राणा लाखा की मृत्यु के बाद मोकल कितने वर्ष की आयु में शासक बना था। यहाँ से प्रश्न अच्छे बनते, क्योंकि देखो मोकल के बारे में बेसिक जानकारी है, मोकल के बाद में हम और बेस्ट शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोकल के बारे में बेसिक जानकारी 2 या 3% मैंने
ऐड किए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उसके पिता राव लाखा थे। ठीक है, राव लाखा की रानी हंसाबाई, राव लाखा की रानी हंसाबाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है, तो वो है मोकल। और मोकल सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की आयु में शासक बनता है। ठीक है ना, 12 वर्ष की आयु में ही एक और शासक बनता है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना, वो 11 वर्ष से 12 वर्ष, वो आप उत्तर मुझे जरूर बताना कि पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष की आयु में शासक बना था। आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये प्रश्न मैंने करवाया था। ठीक है, तो मोकल भी कितने वर्ष की आयु में शासक बनता है? 12 वर्ष की आयु में शासक बनता है। ठीक है, यहां तक अपने आराम से समझ लिया। अगला प्रश्न देखो, हंसाबाई ने कुंवर चूड़ा की जगह किसको मोकल का संरक्षण नियुक्त किया था? ठीक है ना, यहां से प्रश्न देखो। प्रश्न तो वैसे नहीं बन सकता, क्योंकि इसके जो बीच के कहानी थी ना, जैसे मैं आपको बात करूं कंवर चूड़ा की, तो कंवर चूड़ा क्या था? मोकल का संरक्षण था। याद रखना, मोकल का संरक्षण था। मैं ऐसा कहूं कि यह संरक्षण करता था। राव चूड़ा राणा लाखा का पुत्र था, और परंतु अपने जो समझौता किया था रणमल के साथ कि जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राणा बनेगा, तो राणा योग्य तो था राव चूड़ा। याद रखना, कंवर चूड़ा योग्य था, ये उत्तराधिकारी बनने के योग्य था, परंतु इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया अपने पिता की आन बान शान के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इसको कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। ठीक है, अब राव जब लाखा मराना, तो हंसाबाई के साथ एक नियुक्त किया गया था राव कंवर चूड़ा को मोकल का संरक्षण करता। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हंसाबाई को शक होने लगा कि ये राव चूड़ा कंवर चूड़ा है, ये अधिकार कर सकता है, मोकल की हत्या कर सकता है। इसलिए हंसाबाई ने क्या किया कि चूड़ा की जगह रणमल को नियुक्त किया। ठीक है ना, चूड़ा की जगह नियुक्त किसको किया था? राव रणमल को नियुक्त किया था। ये हंसाबाई का क्या था? भाई था। ये हंसाबाई का क्या था? भाई था। जोधपुर से अपने भाई को यहाँ बुलाया और अपना शासन संभालने को उनको सौंपा था कि आप भी हमारे साथ। ठीक है ना, अब राव चूड़ा क्या होता है? नाराज हो जाता है अपनी, जब इनका अपमान होने के बाद ये नाराज हो जाता है, और नाराज होके कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है मालवा। ठीक है ना, ये शायद मालवा ही जाता होगा। देखना आप। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, हुसैन शाह, मालवा भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि मांडू। ठीक है, अब राव कंवर चूड़ा क्या करता है कि मालवा के या मांडू के हुसैन शाह के वहां जाकर अपने रहने लग जाता है, और मेवाड़ में लगभग किसका काम चलने लग गया? रणमल और हंसाबाई का काम चलने लग गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राव चूड़ा के बाद नियुक्त किसको किया था? वो रणमल को नियुक्त किया था, मेवाड़ वाला। स्टार लगा के आज का प्रश्न, मुझे लगता है आज की क्लास का ये सबसे बेस्ट प्रश्न। ठीक है ना, यहाँ बहुत बार आप कंफ्यूजन हो जाते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो आपको डेट याद रखनी है, और दूसरी चीज आपको युद्ध का नाम याद रखना। 1428 में रामपुरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? रामपुरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? याद रखना, रामपुरा का युद्ध नागौर के, देखो, मोकल और हुसैन शाह के मध्य, मोकल और फिरोज खान के मध्य, मोकल और अहमद शाह के मध्य, मोकल और महमूद खिलजी के मध्य। तो रामपुर का युद्ध 1428 ईस्वी में ये हुआ था मोकल और फिरोज खान के मध्य। याद रखना, स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये नोट कर लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तो आप इंपोर्टेंट लगा के याद कर लेना। ठीक है, और ये था नागौर का। ये कहाँ का था? ये नागौर का था। फिरोज खान और मोकल के मध्य युद्ध होता है 1428 में, जिसमें मोकल इसको पराजित कर देता। ठीक है, तो ये रामपुर का युद्ध नाम याद रखना, किसके मध्य हुआ याद रखना, मोकल जीता 1428 ईस्वी। ठीक है, तो ये आज की क्लास का सबसे बेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, 1433 में
अहमद शाह ने आक्रमण के समय किसके कहने पर मोकल की झिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा और मेरा ने हत्या कर दी थी। ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन है। इस प्रश्न में ही आपको 2-3 उत्तर मिलने वाले, 2-3 प्रश्न आपको यही समझने हैं। एक तो याद रखना है कि गुजरात के अहमद शाह का आक्रमण कब होता है, 1433 में होता है। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, मोकल था। ठीक है, अब मोकल ने क्या किया, युद्ध के समय एक याद रखना, झिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध के लिए आता है। ठीक है, युद्ध के लिए अपने स्थान पे आता है और वो स्थान है झिलवाड़ा। अब झिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या हो जाती है और वो हत्या करते हैं चाचा और मेरा। ये 2 युवती थे, चाचा और मेरा नामक युवती थे। इन्होंने राणा मोकल की हत्या कर दी, परंतु हत्या करवाने वाला कौन था, ये सबसे उपयोगी प्रश्न बनता है। और प्रश्न यही पूछा है कि किसके कहने पर मेरा चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। तो वो याद रखना, मेहपा पंवार। ये मेहपा पंवार नाम बहुत उपयोगी है, याद रखना। मेहपा पंवार के कहने पर ही चाचा और मेरा ने इसकी हत्या कर दी। अब ये चाचा मेरा ने हत्या क्यों कर दी, उसकी भी एक कहानी, छोटी सी 1 मिनट में आप बात समझना। ये चाचा और मेरा कौन थे, जो सेतर सिंह था ना, अभी हमने पढ़ा, लाखा का पिता सेतर सिंह की एक रानी थी खतनी वंश की। ठीक है, खतनी जाति की भी कह सकते हो आप। खतनी जाति की एक रानी थी और उस रानी के ये 2 पुत्र थे। कहते हैं कि मोकल जब जंगल में गया तो कुछ लकड़ियों के बारे में कुछ कहा था, उसी की वजह से उनकी जाति खाती थी, तो उनकी लकड़ियों की वजह से उनको कुछ कटाक्ष कहा होगा। उसका बदला लेने के लिए चाचा और मेरा ने इसकी हत्या कर दी। तो स्थान याद रखना, एक तो झिलवाड़ा। ठीक है, किसके आक्रमण के समय, अहमद शाह के आक्रमण के समय। और शासक कौन था, मोकल था। और 1433 डेट याद रखना। और हत्या करवाने के लिए किसने कहा था, वो भी याद रखना, मेहपा पंवार नामक व्यक्ति ने कहा था। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें आपको याद यहाँ से रखनी है, यहाँ भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, तो आप कभी गलत मत करना। एक और प्रश्न देखो, महाराणा मोकल की किस रानी ने 1433 के अहमद शाह के आक्रमण का सामना किया और अंत में जलती हुई चिंता में कूद गई। ये भी अच्छा प्रश्न है कि मोकल की जब युद्ध में झिलवाड़ा नामक स्थान पर हत्या हो जाती है, तो वो रानी जिसने उन मुस्लिम आक्रमण का सामना किया और बाद में जीत की आशा नहीं देखते हुए वो अपनी युद्ध चिंता में जल जाती है, तो वो रानी याद रखना, रानी थी कमलावती। रानी कमलावती थी जिसने मोकल की मृत्यु के बाद मुस्लिम आक्रमण का सामना किया था और जलती हुई चिंता में वो खुद समाहित हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आज तक हमने ये चीजें पढ़ ली है कि मोकल के बारे में 2 या 3 चीजें बहुत उपयोगी है। एक तो इसका अहमद शाह का आक्रमण, एक तो अहमद शाह का आक्रमण याद रखना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो युद्ध बताया है वो तो आप याद रखना ही रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे कुंभा से। ठीक है ना, कल की क्लास लगभग स्पेशल कुंभा ही की रहेगी, क्योंकि कुंभा बहुत बड़ा टॉपिक है। उसका जो साहित्यिक पक्ष है, उसके जो युद्ध है, उसके जो निर्माण कार्य हैं, तो सारी चीजें हमें वहां देखनी होगी। तो कल की क्लास कंप्लीट कुंभा पर रहेगी और कोशिश करूंगा कि मेवाड़ की 4-5 और क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आप कुछ नया सीख रहे हो। आप रिवीजन के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, और आपको क्लास अच्छी लगे तो जो अपने साथी तैयारी कर रहे हैं और उनको भी आप जोड़ सकते हो, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। बाकी आपको पढ़ना है, किताबों से पढ़ना है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है और यही मेरा प्रयास है। ठीक है, कुछ चीज़ें नई हैं आपके लिए, नई जानकारी है तो आपने नोट्स में ऐड करते रहो, ये इसका सबसे बेस्ट उपयोग। आज के लिए धन्यवाद।